नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं, आज बुधवार सृजन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मूड से हम बैठे हैं, उससे और बेहतर मूड से उठें। और कैलाश जैन साहब, आप और आपकी मैडम को मेरा नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, दोस्तों, नमस्कार। ये एक अद्भुत कपल है और मैं मीटिंग में और भी लोग जॉइन कर लें, फिर मैं इनका परिचय दूँगा। आपको अच्छा लगेगा इनको जान के। अद्भुत, अद्भुत कपल है। कुछ ही दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है, मुझे ब बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज जॉइन किया। अ, जनक दीदी आज शायद किसी कारण से व्यस्त हैं, तो मैं सबसे पहले अ, ममता जी आप ही से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही अपनी बात कुछ कहें। ममता सक्सेना जी, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही होगी, अनम्यूट हो हाँ जी, गया थोड़ा। बिल्कुल। कई बार दिक्कत हो जाती है। जी, बिल्कुल, सुनाइए। सभी को नमस्कार। अ, सभी सुधीजनों को अभिनंदन करते हुए मैं आज अपनी बात आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि किसी भी कवि हो, गायक हो या कोई संगीतकार हो, कोई साहित्यिक वक्ता हो, उसके हाथ में अगर मंच पर कोई माइक आ जाता है तो वो उसके हाथ से बहुत मुश्किल से छूटता है। और किसी भी कक्षा में जी, किसी भी कक्षा में अगर किसी प्राध्यापक को कक्षा मिल जाए तो फिर उसका लेक्चर जिस भी टॉपिक पे उसको कहना होता है, अपनी बात रखना होता है, वो बहुत ही अच्छे से। पर हाँ, एक शिक्षक है या प्राध्यापक है, वो टाइम लिमिट का जरूर ध्यान रखता है। पर दूसरे लोग शायद मंच पर उपस्थित होकर इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो बेसिकली मैं एक शिक्षिका रह चुकी हूँ, इसलिए मैं समय का ध्यान रखते हुए आप सब से अनुमति चाहूंगी कि मैं अपनी कुछ बात आपके सामने शेयर कर सकूं, कुछ रख सकूं। कहिए, कहिए प्लीज़। अ, मेरे मन में अभी 2-3 दिन से जैसा कि इंदौर में घटित हो रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए दो विचार उठ रहे थे कि मैं इस सृजन की मीटिंग में क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ। तो पहला विचार ये था, एक तो मेरा जैसे कि गृह नगर है और ऐतिहासिक रूप से बहुत फेमस है इंदौर। वहां पर पेड़ों के नाम से और बागों के नाम से जगह के नाम है। नौलखा हुआ, केसर बाग हुआ, बड़वाली चौकी हुई। इस तरह से मतलब जहाँ पर्यावरण को इतना सहेजा संवारा जाता है, वहां अहिल्या आश्रम में जो पेड़ काटे गए और उसके लिए जनक दीदी के साथ हमारे बहुत सारे इंदौर के वासियों ने मिलकर एक मुहिम चलाई, उसको कटने से रोकने के लिए किया। उस पर कुछ अपने विचार रखूं, या फिर आज फिर से एक अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक फ्री दिवस है, वो भी पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या जो आजकल प्लास्टिक है उस पर आधारित है। फिर इसी कशमकश में मैं सोच रही थी क्या करूं, पर अंत में आज का दिवस ही उसके बारे में मैं कुछ अपने विचार रखूंगी। थोड़ा अगर समय का व्यवधान हो जाए तो मुझे रोक दिया जाए बीच में, अगर बात लंबी होती हो तो। आज अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक फ्री दिवस है। बदलती जीवन शैली और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो हम उसको घिसट घिसट के चलने को, बहुत सारी बीमारियों से जूझने को, कैंसर जैसी और भी कई भयावह बीमारियों से जूझने को तत्पर हो रही है, और बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। शुद्ध हवा, खान पान, स्वस्थ जीवन शैली हम उनको एक अभिभावक होने के नाते नहीं दे पा रहे हैं। इस बात पर से मेरा मन बहुत विचलित है, और इसलिए यह बात मैं सृजन के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि क्या हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अ, एक नया नवाचार शुरू किया जाए। अगर कोशिश करूंगी बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखने की।
आज के पौराणिक आध्यात्मिक कथाओं, रामायण महाभारत से आज की वर्तमान जीवन शैली और कृत्रिमता जो है सब तरफ छाई हुई है। पुरानी संस्कृति को सब भूल चुके हैं। इस युग में प्लास्टिक उत्पादों के नुकसान से नई पीढ़ी को बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये तत्व वातावरण में विलीन हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात माने तो भी 5 तत्व अणु और परमाणुओं के योग से बने हैं। इनमें या तो फिर इनके बहुलक हैं, मतलब उनको बहुलकों को कहें कि इनके मेल से बने हुए कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हैं जो कि इनसे बने होते हैं। पक्षी हो, जीव जंतु हो, या हमारा शरीर हो, या पौधों का शरीर हो, वह भी एक तरह का बहुलक है। सेल्यूलोज, लैक्टोज, कोलेजन के पॉलीमर, हाँ इसका इंग्लिश नाम शायद पॉलीमर ही होगा, ये सब प्राकृतिक रूप से हमारे वातावरण में पाए जाते हैं और इन सब से ही मिलजुल कर हमारा शरीर है। चाहे वो जीवों का शरीर हो, चाहे वो रेशम का धागा हो, चाहे वो कपास का सूत हो, सब कुछ इसी से बना है। और ये सब विघटित होकर पंच तत्व से ही बना है, पौधों से ही मिला है। हमारा शरीर भी उसी से बना है और उसी में विलीन हो जाता है। यहाँ तक कि मिट्टी से बनी हुई चीजें, मिट्टी के बर्तन, ये सब भी मिट्टी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। पर ये इतना ढीठ प्लास्टिक है जो कृत्रिम पदार्थों से बना हुआ एक यौगिक है, जो कि हमें तो नुकसान तो पहुंचाता ही है और साथ में कहीं भी डिजोल्व नहीं होता है। और जहां भी घुलता है वहां नुकसान के सिवा इसने कभी भी कुछ नहीं दिया। हमारे देश के वातावरण, तापमान और प्रकृति में और विदेशी वातावरण में बहुत अंतर है। विदेशों में माइक्रोवेव में बना हुआ भोजन, प्लास्टिक के बर्तनों में बना हुआ, माइक्रोवेव में बना हुआ और तरह का भोजन, और इसमें संग्रहित करके रखने में कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ही इतना डाउन रहता है, एसी का वहाँ कंटिन्यूअस यूज होता है। पर हमारे देश में वो वातावरण, वह पर्यावरण नहीं है। और हम इसका खामियाजा हमारे बच्चे, हम सब जो हैं, ये जो नई पीढ़ी है वो विदेशी संस्कृति का शायद पालन कर रही है, उसका उपभोग कर रही है और उसके ही साथ ढलना चाह रही है। कृत्रिमता पे ज्यादा ध्यान दे रही है और अपनी जीवन शैली को बदल रही है। इसका खामियाजा यह है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो रही हैं जो हमारे बच्चों को अभी से छोटी उम्र में भी तकलीफ दे हो रही है। आज बदलती जीवन शैली, खान पान, रहन सहन और हमारे आसपास के पर्यावरण से ये नुकसानदेह चीजें हमारे सामने आ रही हैं। प्लास्टिक जो है एक रासायनिक पॉलीमर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। पॉलीइथिलीन और CFC करके एक पदार्थ होता है जो इसके जलने से निकलता है, और मीथेन और डॉक्सोसिन नामक कोई एक जहरीला पदार्थ होता है जिससे मिलकर की इसका निर्माण होता है प्लास्टिक का। और जब इसे गर्म किया जाता है तो वो बहुत सारी नुकसानदेह जहरीली गैसें छोड़ती है। और जब इसको जला दिया जाता है, अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहें तो ना ये गलता है, ना सड़ता है, ना कहीं समाता है। यहाँ तक कि जानवर अगर पॉलीथीन को या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल चीजों को खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी इंटेस्टाइन में भी वो वैसे का वैसा, डॉक्टर्स ने या कई बार पेपरों में हमने पढ़ा कि जानवरों के पेट से भी वो वैसे का वैसा बिना डिजोल्व हुआ अगर घुल भी जाता है तो वो भी नुकसान देता है। तो इस तरह से ये इतना जहरीला है। और अगर जला दिया जाए तो ये हमारे इस तरह की जहरीली गैस CFC उत्पन्न करता है जो कि हमारी ओजोन लेयर और हमारे पर्यावरण में जो हमारी सुरक्षा के लिए जो
भगवान ने जो सिस्टम बना रखा है उसको ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। और बहुत सारी इसका ही खामियाजा है कि हम बहुत सारी आजकल कैंसर जैसी और भी ज्यादा जटिल मानसिक मनोरोग और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ये सब डॉक्टर्स जाने, मैं इतना इस बारे में विशेष रूप से कह नहीं सकती हूँ। बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्लास्टिक के ज्यादा उपयोग के कारण हो रही हैं। तो हम सब बदलती जीवन शैली के कारण ना चाहते हुए भी अपने नौनिहालों को, आने वाली पीढ़ी को जहरीला नुकसानदेह वातावरण विरासत में दे रहे हैं, उन्हें घुट्टी के रूप में घिस घिस कर पिला रहे हैं। थैंक यू आप ममता सब जी। ये, जी बहुत लंबा हो रहा है, शायद मैं छोड़ूं। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे जी है ना, तब करीब हम लोग चाहते हैं कि हम हर व्यक्ति करीब 3 जी, इसीलिए मैं अब मिनट के आसपास बोलें, जी ताकि जी, हम सभी को कोई सुन बात पाएँ। नहीं। हाँ, तो मैं समझ है ना, सकती तो अब हम थोड़ी देर में, अगर टाइम मिलता है तो मैं वापस आता हूँ, लेकिन हूँ। नहीं आपने नहीं, बहुत ही बिल्कुल नहीं, कोई सामयिक जरूरत विषय पे नहीं है। हमेशा आप कहती हैं। तो बस ठीक है? एक ही है अनुरोध मेरा कि हम सृजन के माध्यम से ये मुहिम जारी रखें और इसको नुकसान जो हमारी नई पीढ़ी को हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे कि वो सब हमारे सेफ हो सके। धन्यवाद। आपने आपने बहुत ज़रूरी बातें बताई ममता जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, और वास्तव में ये गंभीर समस्या है। आज भी दैनिक भास्कर के अंदर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने ये प्लास्टिक की थैलियाँ बंद करके जूट के बैग्स क्यों बाँटने शुरू किए? तो मैंने फिर जनक दीदी का नाम लेके बताया कि जनक दीदी ने हमको ऐसा बताया कि आपकी दवाइयों के पन्ने से ही मेरा ड्राई वेस्ट निकलता है, इसके अलावा मेरा और कोई ड्राई वेस्ट नहीं। तो वो बात तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। और मैं खुद इसीलिए पानी से शेव करता हूँ, और अपने बाथरूम को प्लास्टिक फ्री रखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं शैम्पू यूज़ नहीं करता हूँ, और मैं पाउडर और क्रीम नहीं लगाता हूँ, और दंत मंजन खुद का ही बनाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाथरूम से कोई प्लास्टिक ना निकले, टूथब्रश भी लकड़ी का लेता हूँ। तो आज काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आपने जनक दीदी का फिर मेंशन किया दैनिक भास्कर में, और उसने शुरुआत, वास्तव में हमारा इंटरव्यू लिया था कल, तो शुरुआत ऐसे ही करी कि जनक पलटा की वजह से वो पौधों को मेरे को डाँट पड़ी, और इसलिए फिर मैंने ये दवाई कम लिखना शुरू किया। ख़ैर, आपको धन्यवाद। मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूँ। या अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। अनम्यूट कर लें डॉक्टर साहब। आज हमारे पास एक हरी मिसेस जैन वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के,
गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। थैंक यू भरत, थैंक यू जनक दीदी, थैंक यू। थैंक यू। ये कौन चित्रकार है? ये हमारा सदाबहार यस भरत, गीत बहुत बहुत आनंद लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं Thank you, जनक भरत। दीदी को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं जैन कपल एक नए ज्वाइन करें, जनक दीदी देना चाहता हूं। तो मैं इनसे अभी 3 दिन पहले मिला हूं। और जनक दीदी, ये जो महिलाएं हैं, ये जो हस्बैंड है वो अद्भुत हस्बैंड है, केयरिंग हस्बैंड है। और जो महिलाएं हैं, इन्हें आज से 30 साल पहले, करीब 30 साल पहले इनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। और आज से करीब 10 साल पहले वो पता पड़ा कि वो लिवर और बोन्स में भी चला गया। और इसके अलावा भी और कुछ इनको समस्या रही हार्ट का। मैं तो आया ही इस चक्कर में, तो मैंने पहली बार देखा और मैंने इनकी पूरी कहानी सुनी है। हर बार टाटा मेमोरियल में जाती हैं, साल में 2 बार, और वहां पे नंबर लगा के बैठती हैं। न डरती है न डराती है किसी को। शुरू में कहती थी मेरे बच्चे छोटे हैं, 40 साल की थी उस वक्त जब कैंसर हुआ, और कहा कि भाई बच्चे बस पढ़ लिख लें। फिर शादी हो गई, अब बच्चे सेटल हो गए, और ये अभी 75 साल की उम्र में मस्त है। मैंने इनसे कहा जी आप तो एवरेज आयु को क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे कपल हैं। जैन कपल साहब, आपको हम सबकी तरफ से बहुत नमस्कार। तो पहले आपकी बात सुन लेते हैं, फिर जनक दीदी की एक प्रार्थना सुनते हैं आपकी। कहिए मिसेज जैन, कैसे हैं आप? क्या तो सुनाना चाहते हैं? मैं ठीक हूँ, हाँ, ओके फाइन। अक्सर मैं इनका तो पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ। हाँ कहिए कैलाश। इनका 95 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो फिर टोटल मेसेक्टॉमी हुई टाटा में ही। उसके बाद में केमोथेरेपी चली जी, केमोथेरेपी चली 9 साइकिल, और उसके बाद में 5 साल टेमोक्सिफेन। वो होने के बाद में हमें लगता था कि शी इज कैंसर फ्री। तो 2011 तक चलता रहा ये। 2011 के बाद में प्रॉब्लम आया है, तो इन्हें बोन में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका इलाज चला, और उसके बाद में हार्मोन थेरेपी, और फिर 2017 में लीवर में आया था, और 2-3 साल के बाद लीवर में जो ट्यूमर था गायब हो गया। फिर 1 साल में अभी लास्ट ईयर वापस से दोबारा रिआक्रंस हुआ है लीवर में, तो दवा चल रही है। और जैसे वाइफ जो है बिल्कुल ऐसा कोई सिम्टम नहीं मालूम पड़ता है कि कैंसर का भी कोई इफेक्ट है। शी इज लिविंग नॉर्मल लाइफ। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। तो ये तो आपकी श्रीमती या तो कम बुद्धि की है या तो संत है, और मेरा विश्वास है कि ये संत है। जी। तो आप दोनों को मेरा बहुत प्रणाम, और हम आपको देख के अभिभूत हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप ये मीटिंग का आनंद लुत्फ उठाइए और जनक दीदी की बात सुने, और अगली बार आप भी कुछ कहिएगा। जनक दीदी। तो मैं प्रार्थना करती हूँ एकता के लिए, पूरे सभी के हृदय एक हो जाए, जो सृजन का सबसे मुख्य उद्देश्य है। उसी के ऊपर आज एक प्रार्थना करती हूँ मैं। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति देवे
तेरी सेवा में ढले। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा। छोड़ मत उन पर उन्हें, रक्षित रहे तुझसे सदा। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वरद हस्त स्नेह का। है तू ही सबका सहायक, और स्वामी संपदा, और स्वामी संपदा। थैंक यू जनक दीदी, थैंक यू। अब थोड़ा सा इसका मतलब भी समझाएं हमको। मतलब तो ईश्वर से यही मांगते हैं कि जैसे हम लोग हमेशा विश्व के कल्याण करने की बात का एक हाथ खड़ा करते हैं, समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना के लिए हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन वो वास्तव में जीवन में बार बार हमें अपने आप को भी याद कराना पड़ता है कि ईश्वर से मांगे कि सारे दुनिया के हृदय एक कर दे। और तेरा जो निज महान उद्देश्य है, ईश्वर का सबसे बड़ा महान उद्देश्य है कि हम सब उसकी सब रचनाओं के संरक्षक बने। हमें विवेक दिया और आत्मा दी, और फिर कहा कि तेरा सबसे महान बड़ा उद्देश्य है ईश्वर ये कि हम तेरे नाम पर दृढ़ रहें, तेरी शिक्षा पर चले, और हम वन सहायक शक्ति दे सके, हम सहायक बन सके तेरी सेवा में ढलकर। फिर है कि ईश्वर सबका पथ प्रदर्शन करना, पगों का पथ प्रदर्शन करना, और ज्ञान की संपदा देना। ज्ञान मैंने सद्बुद्धि और ज्ञान, और क्या करना है, कैसे करना है। छोड़ मत उन पर उन्हें, मैंने सभी को, हम सबको, और हम सब रक्षित रहें, आपसे रक्षित रहें, रक्षित रहें तुझसे सदा। ईश्वर ही हमारा रक्षक है, तो उसी से मांगते हैं। फिर कहते हैं हमें प्रफुल्लित करके, कर प्रफुल्लित हृदय रख दे वर्द हस्त स्नेह का। तू ही है सबका सहायक, और स्वामी सर्वदा। तो हमेशा के लिए आप ही ईश्वर स्वामी है। आप अपना वर्द हस्त हमारे ऊपर बना के रखे, एकता के लिए ये वरदान मांगते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वास्तव में हम लोग का सबका दिल एक कर दे, इससे अच्छी क्या प्रार्थना हो सकती है, सब एक हो जाए। थैंक यू जनक दीदी। मैं आपसे हर बार प्रेरित होकर हम सभी लोग सुधरने की कोशिश करते हैं और प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा निरंतर सुधरते रहें। जयपुर से श्री एल.एस. खंडेलवाल साहब, पापा जी आपका बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अपने जीवन में अनेक किस्म की परिस्थितियां आती हैं, उनमें हमारी परीक्षा होती है जिसमें सफल होने का हम सभी प्रयास करते हैं। अतः जीवन एक टेस्ट है। खुशी के पल जब भी आते हैं किस तरह निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। उस समय इंसान सब कुछ भूल जाता है, समय कैसे निकल जाता है वो भी उसको याद नहीं रहता। यहाँ तक कि हम उस समय भगवान को भी भूल जाते हैं, अर्थात वो आराम के पल होते हैं। अतः खुशी एक रेस्ट है। इंसान कभी किसी विषय पर जरूरत से ज्यादा ही सोचता है और उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता सिवाय टाइम खराब करने के। अतः ज्यादा सोचना भी बेहतर है। इंसान इस जगत में आता है और चला जाता है, और जीवन में उसको जो कुछ भी मिलता है वो उसका कुछ भी नहीं होता, और सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाता है और मेहमान की तरह आता है। अतः हम खुद को इस संसार में गेस्ट हैं। अतः हम खुद उपरोक्त परिस्थितियों में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, उपरोक्त इसका उत्तर है कि हम स्वयं खुश रहें
दूसरों को खुश रखें। इन सब बातों का सारांश मैं पुनः दोहराता हूँ कि जीवन एक टेस्ट है, खुशी एक रेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है। हम इस संसार में गेस्ट हैं, इसलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, यही सबसे बेस्ट है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जय श्री कृष्ण। वाह पापा, आपने क्या बेस्ट है और गेस्ट है और सब चीजें आपने मिला दी। आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताएं पापा कि आप ये सब चीजें, कई लोग पूछ चुके हैं, ये सब चीजें आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं? क्या पूरा 7 दिन यही ढूंढते रहते हैं कि मुझे क्या सिखाना, क्या सुनाना है, क्या सिखाना है? अब आपने मेरे को बेकार कर दिया है, तो मेरे और काम भी क्या रह गया? नहीं, आप रिटायर्ड हैं बट टायर्ड नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एनीवे। तो आप अपना सीक्रेट बताना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय विजय आनंद पचौरी साहब, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही सर आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। सर, मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। अपनी कहानी में आपकी कहानी शामिल करता हूँ और कहानी और कविता का एक मेल आपको बताता हूँ। आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाए पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा, प्रेम और स्नेह की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है। इस कहानी का जो किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। इस कहानी का जो किरदार है वो आपके हमारे जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज्यादा, अपने लिए कम जीती है। वो आपके लिए ज्यादा, अपने लिए कम जीती है। वो आपके लिए ज्यादा, अपने लिए कम जीती है। आप ठीक समझ रहे हैं, वो आपकी हमारी पत्नी ही है। आप ठीक समझ रहे हैं, वो आपकी हमारी पत्नी ही है। कभी आपने सोचा उसने आपके साथ रिश्ता जोड़ा था? कभी आपने सोचा उसने आपके साथ रिश्ता जोड़ा था? लेकिन एक आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए उसने अपनी सखी, सहेली, गली मोहल्ले, माँ बाप, ना जाने किस किस के साथ अपना रिश्ता छोड़ा था। जब आपके घर आई थी तब बहू, भाभी, दुल्हन, न जाने कितने नामों से पुकारी जाती थी। सुनकर वो मन ही मन मुस्कुरा जाती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे, इसलिए शायद उसको हम हाउसवाइफ कहते थे। कुछ दिन उसने दुल्हन होने का आनंद लिया। फिर झाड़ू, पोंछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसे जकड़ लिया। हमारे नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। और कुछ महीनों बाद जब किलकारी गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो माँ बनी अगर तो आप भी बाप बने। वो माँ बनी अगर तो आप भी बाप बने। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जवाबदारियां कुछ न कुछ रोज बढ़ती गईं। एक तरफ बच्चे पर नजर, दूसरी तरफ मैं ऑफिस के लिए लेट न हो जाऊं इसका डर। सब कुछ बराबर हो, कुछ रह ना जाए। और इस बात का भी ध्यान रखना कि जैसे गैस पर रखा हुआ दूध कहीं बह ना जाए। घर वालों की फरमाइश का चूल्हा जो एक बार जलता, कब सुबह कब शाम हो जाती उससे पता ही नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र कुछ इस तेजी से चला। नन्हा कब वत्सल हो गया और चानी कब कृति हो गई। अब तक जो था प्यार, उसने अब अपना नाम बदल कर रख लिया था तकरार। बेटे को लेकर कहना था कि आपने कुछ ज्यादा ही इसका मन बढ़ा रखा है। आपके प्यार ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताने। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताने। ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटे के लिए क्यों घर आना। ऑफिस में ही रहा करो, 2-4 घंटे के लिए घर क्यों आना।
शादी के इतने साल भी आज भी मुझे सुनाई पड़ता है, न जाने कौन सा पाप किया था जो आपसे ब्याह रचाया मैंने। और ये तो रोज की कहानी है। इतना जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन ले। एक दिन बीमार होती हूं ना, किसी को भी नहीं देता कोई एक गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपकी तबीयत खराब होने का होता है आभास, आकर बैठ जाती है आपके पास। याद तो होगा मीठी यादों के साथ माथे पर विक्स लगाना, और साथ में ये भी कहना, अच्छा सुबह अगर अच्छा न लगे तो ऑफिस मत जाना। अगर सुबह अच्छा ना लगे तो ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाती है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि याद है बेटी बड़ी जवान हो गई है, याद है बेटी जवान हो गई है, क्या लड़का ढूंढने मुझे भी जाना, मुझे ही जाना पड़ेगा। शादी तय हो जाने के बाद एक एक रुपया जोड़ना, पैसा कम पड़ने पर खुद का कंगन तोड़ना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, मुझे ढाढ़स बंधाना। विवाह का गीत, विवाह का गीत खुद गाते हुए, विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो जरूर होगा आप सभी को अपना ये गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम कुछ ज्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर बीमारियों के बीच जीने लगते हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हमारी पत्नी पास है, चाय मीठी हो ना हो, जिंदगी में पूरी मिठास। लेकिन ये सच है कि जब तक पत्नी पास है, चाय मीठी हो ना हो, जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानता हूँ माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन इतना ही है कि आप जब आज घर जाएं तो पत्नी का हाथ हाथ में लेकर एक बार जरूर कहें, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू, माय गॉड, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया इससे भाई साहब, पहले बहुत कि हम बढ़िया। ना इस धार को छोड़े, मैं पुष्पा दीदी आपसे निवेदन करता हूँ कि अब ये 2 लाइन सुनाई दीजिए। बस भैया मैं तो अपना करने वाली थी। नहीं नहीं, पर पहले ये 2 लाइन तो सुनाई दीजिए। तू धार है, तू धार नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ओके, थैंक यू। अच्छा चलिए, अब अपनी बात कालजयी भी, गीत है। पुष्पा जी अपनी बात भी सुना दीजिए अनम्यूट करके। भैया मैं तो एक गाने ही सुनाने वाली थी आज। मैं आज है ना मीरा के साथ एक गाना सुनाने वाली थी। सुनाइए। चलिए मधुबन मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सूरज न पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे तो
सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन किसान सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। चलिए समय हो चला है, हमारे पास अभी बहुत सारे खिलाड़ी बाकी हैं, मैं आगे लेता हूँ और सिंह भाई साहब आपका स्वागत करता हूँ। भैया सभी को नमस्कार। और आज समय की महत्ता को देखते हुए केवल 2 मुक्तक पढ़ूंगा मैं। भैया मैंने एक शब्द लिया है पानी, और पानी शब्द से बहुत मुहावरे बने हैं, तो उन कुछ मुहावरों को इन 2 मुक्तक में लिखने का प्रयास किया मैंने। स्वागत स्वागत सिंह साहब। धन्यवाद धन्यवाद संदीप भैया। मिठाई देख कर अक्सर है मुंह में पानी आ जाता, जुदाई देख कर भी आंखों में पानी है छा जाता, उतारो मत किसी का पानी, कमजोरी समझ उसको ही, स्वयं की भूल से इंसान पानी पानी हो जाता, स्वयं की भूल से इंसान पानी पानी हो जाता। यह दूसरा मुक्तक है, गिरे गर साख इंसान की तो खूने पानी बन जाता, गिरे गर साख इंसान की तो खूने पानी बन जाता, कभी करतूत से खुद की घड़ घड़ों पानी है पड़ जाता, परिश्रम पर किसी के भी कभी पानी नहीं फेरो, परिश्रम पर किसी के भी कभी पानी नहीं फेरो, ये पानी ही किसी की योग्यता औकात बतलाता, ये पानी ही किसी की योग्यता औकात बतलाता। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू। वाह क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रयोग है, थैंक यू सो मच। मैं संध्या जी आपको आमंत्रित कर अपनी बात कहें। सभी को मेरा सविनय वंदन। पिछले 2 सप्ताह के एब्सेंस के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरी कविता कह रही हूँ, फितरत 2। एक फितरत पहले भी लिख चुकी हूँ। जिंदगी में अपनों से गुफ्तगू करते रहा कीजिए, जिंदगी में अपनों से गुफ्तगू करते रहा कीजिए, अपने में उलझे रहना इंसानी फितरत है, क्योंकि बंद मकानों में अक्सर जाले लग जाया करते हैं। अपने पर भरोसा कीजिए, अपने पर भरोसा कीजिए, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे ही उड़ा करती है, कभी आसमां में तो कभी धरा पर हुआ करती है। जिंदगी को ख्वाब की बजाय हकीकत से जिया कीजिए,
ये सलाह खुद को दे रही हूँ मैं। जिंदगी को ख्वाब की बजाय हकीकत में जिया कीजिए, क्योंकि ख्वाब देखना इंसानी फितरत है। नजर और नसीब में है गहरा रिश्ता, नजर और नसीब में है गहरा रिश्ता। नजर को अक्सर वही पसंद होता है जो नसीब में नहीं है होता। जिंदगी में ज्ञान पर अभिमान मत कीजिए, जिंदगी में ज्ञान पर अभिमान मत कीजिए, क्योंकि घमंड करना इंसानी फितरत है। क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक। क्योंकि कभी ज्यादा हासिल करने के लिए ज्यादा हासिल करने के लिए दौड़ा ना कीजिए, ज्यादा हासिल करने के लिए दौड़ा ना कीजिए। अंधी दौड़ ही इंसान की फितरत है, क्योंकि कभी थमने से भी सुख, शांति और सुकून मिलता। शाही का अंदाज भी देखिए, शाही का अंदाज भी देखिए। खुद बिखरती है तो दाग कहलाती है, खुद बिखरती है तो दाग कहलाती है। औरों से बिखरने पर अल्फाज कहलाती है। और अगर उंगली पर लग जाए तो सरकारें बदल देती है। हर समय समय की कद्र कीजिए, हर समय समय की कद्र कीजिए। समय को गुलाम समझना इंसानी फितरत है, समय को गुलाम समझना इंसानी फितरत है। जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, पर वक्त बदलने में कभी कभी जिंदगी भी लग जाती है। यही जिंदगी की फितरत है। रिश्तों में रखा कीजिए नजदीकियां, रिश्तों में रखा कीजिए नजदीकियां। भरोसा नहीं उम्र का, नहीं तो कहोगे आए नहाए और नहा कर चल दिए। हमें बताया भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सारी चीजें आपने मजेदार कही। थैंक यू। दैनिक जीवन में सीखने वाली नलिनी टोके जी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही सर? सभी को बहुत अच्छी। नमस्कार। आवाज आ रही सर? अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था, उसके लिए 2 ही लाइन लिखी है। सभी डॉक्टर को हार्दिक शुभकामनाएं, विशेषकर डॉक्टर पंजाबी सर, डॉक्टर भरत सर, डॉक्टर छाया व अन्य सभी डॉक्टर को मेरी शुभकामनाएं। आप सेवा कर सभी को स्वस्थ रखते हैं। कोरोना काल में आपकी सेवा अविस्मरणीय है। आप आपके धीरज, प्रेम और मुस्कुराहट से हमारे में ऊर्जा भर देते हैं सर। आप आपकी धीरज, प्रेम और मुस्कुराहट से हमारे में ऊर्जा भर देते हैं। आप दवाई की पर्ची क्या देते हैं, साथ में एक जीने की उम्मीद दे देते हैं। आप दवाई की पर्ची क्या देते हैं, साथ में हमें जीने की उम्मीद दे देते हैं। यही उम्मीद हमें स्वस्थ रखती है। तो आपके लिए 2 शब्द लिखे हैं सर। आज ईश्वर भी डॉक्टर तुझे देख मुस्कुरा रहा है, आज ईश्वर भी डॉक्टर तुझे देख मुस्कुरा रहा है। मानव सेवा तेरा धर्म है, तू सबको बचा रहा है। मानव सेवा तेरा धर्म है, तू सबको बचा रहा है। ये मानुष, ईश्वर बोलता है, मैंने तो तुझे गिनती की सांसें दी है। ये मानुष, मैंने तुझे तो गिनती की सांसें दी है। तेरी बाकी बची सांसें, तेरी बाकी बचे सांसें वो डॉक्टर जोड़ रहा है, वो डॉक्टर जोड़ रहा है। कृतज्ञ हैं, हम सुरक्षित हैं। डॉक्टर तेरी कृपा है, डॉक्टर हम पर तेरी कृपा है। सभी डॉक्टर्स को समर्पित और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो स्वस्थ और मस्त रहे, ये मेरा आशीष है। सभी क्या बात है, वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। मेरा ऐसा सोचना है कि जब एक डॉक्टर ये समझने लग जाए कि सामने बैठने वाला व्यक्ति उसका परिवार का सदस्य जैसा हो सकता है, तो सब कुछ ठीक ही निकलेगा उसकी कलम से। मैं बहुत आदर के साथ जय कृष्ण भाई आपका स्वागत करता हूँ। अनम्यूट कर ले और अपनी बात सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। यथायोग्य अभिवादन। आज कुमार भाई साहब भी दिख रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। जनक दीदी प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। और कुमार साहब जनक दीदी को नमस्कार। प्रणाम करता हूँ।
नमस्कार सिंह साहब। और एक बिल्कुल ताजा गजल मौसमों को लेकर। पिछले हफ्ते पानी को मुद्दा बनाया था, इस बार मौसम। सुनिएगा गजल का मतलब देखें कि एक जादू सा कर गया मौसम, एक जादू सा कर गया मौसम, बन के खुशबू बिखर गया मौसम। एक जादू सा कर गया मौसम, बन के खुशबू बिखर गया मौसम। और ये शेर सुनिएगा कि छीन कर तितलियों से भंवरों से, छीन कर तितलियों से भंवरों से, रंग फूलों में भर गया मौसम। छीन कर तितली, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। छीन कर तितलियों से भंवरों से, रंग फूलों में भर गया मौसम। और ये शेर एक प्रयोग देखिएगा कुमार भाई साहब की, चांद के साथ चांदनी बनकर, चांद के साथ चांदनी बनकर, रात छत पर उतर गया मौसम। क्या बात है। चांद के, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि चांद के साथ चांदनी बनकर, रात छत पर उतर गया मौसम। और ये देखिएगा मौसम भी तूफान से डरता है कि तेज तूफान के देखकर तेवर, तेज तूफान के देखकर तेवर, ऐसा लगता है डर गया मौसम। तेज तेज, बहुत बहुत धन्यवाद। कि तेज तूफान के देखकर तेवर, ऐसा लगता है डर गया मौसम। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा, जलन ईर्ष्या इंसान में तो होती है, मौसमों में भी देखी जाती है। सुनिएगा कि खुशगवारी जो रुत में देखी तो, हम आमतौर पे बोलते हैं बड़ा खुशगवार मौसम है आज, कि खुशगवारी जो रुत में देखी तो, मौसमों को अखर गया मौसम। हाँ 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 हाँ, मिल गया मौसम, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि खुशगवारी जो रुत में देखी तो, मौसमों को अखर गया मौसम। और शायरी का जादू देखिएगा कि देखकर शायरी की रौनक को, देखकर शायरी की रौनक को, बज़्म में ही ठहर गया मौसम। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखकर शायरी की रौनक को, बज़्म में ही ठहर गया मौसम। और ये मक्ता देखिएगा, बतौर खास सुनिएगा कि लौट कर फिर न आएगा वापस, लौट कर फिर न आएगा वापस, जय जो अब के गुजर गया मौसम। लौट कर फिर न आएगा वापस, जय जो अब के गुजर गया मौसम। एक जादू सा कर गया मौसम, बन के खुशबू बिखर गया मौसम। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, और इतने खूबसूरत मौसम में इतनी खूबसूरत बातें, वाह क्या व्यंजन परोसे गए आज आपके सामने। देखिए आपने विभिन्न तरह के प्रार्थना से लेकर कुछ सीखों तक और कुछ दिल की बातों तक। मैं बहुत ही आदर के साथ रामप्रसाद भाई साहब आपका स्वागत करता हूं, और फिर डॉक्टर छाया को लूंगा। एज यूजुअल उनसे हम आखिरी में सुनते हैं। आईफोन पे कौन सज्जन है, मुझे आप दिख नहीं रहे हो तो मैं आपको कैसे पुकारूं। तो अगर आप आईफोन वाले सज्जन प्रकट होना चाहें तो अपनी बात कह सकते हैं। रामप्रसाद भाई साहब आप अपनी बात कहें। चलिए तब तक रामप्रसाद भाई साहब आते हैं। डॉक्टर छाया आप अपनी बात कहें। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। तो मैं तो हमेशा आधी नींद में रहती हूँ, पर आज तो सबसे ज्यादा मैं अपने खंडेलवाल अंकल को बोलूंगी। उनका श्रेष्ठ बेस्ट पोएट्री थी, और सभी बीवियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबकी आंखें खोल दी। मैंने देखा सभी हस्बैंड आज जाके अपने बीवियों को बहुत अच्छा ट्रीट करने वाले हैं। तो उसके लिए विजयानंद जी का था। हाँ, विजयानंद जी ने अच्छा उन्होंने भी, और अंकल ने भी। हम अंकल तो हमेशा बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। यू आर राइट, विजय आनंद जी का था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और मुझे लगता है ममता दीदी से भी मुझे थोड़ा, जनक दीदी ममता दीदी से मिलके, मैं तो ऐसे ही प्लास्टिक को कम यूज करती हूँ, पर और अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा लिखा था। मिस्टर मिसेस जैन तो रियल लाइफ हीरो हीरोइन जैसे हैं स्क्रीन पे, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा हाँ, आप सभी ने ऐसा इतना बढ़िया गाया कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है पर रेनबो निकल आया, एकदम इंद्रधनुष निकल आया। आप सबकी जो वैरायटी जो थी आज बहुत ही अच्छी थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप लोग सभी मिलके एक इंद्रधनुष बना देते हैं मेरे लिए सुबह सुबह। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर छाया, आपने क्या समराइज किया सबकी बातों को और सबको आपने खुश कर दिया। राम प्रसाद भाई साहब, आपकी बात आखिरी में सुनते हैं, सुनाइए, बड़े दिनों बाद आपको सुनेंगे आज। हाँ सभी को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है, और खंडेलवाल साहब ने जो शुरुआत की थी और वो पचौरी साहब ने जिसको आगे बढ़ाया, पचौरी साहब ने जो वुमेन एम्पावरमेंट पर अभी जो बात कह रही थी दीदी, तो मैं सुनाना तो उसी पे जा रहा था, लेकिन ये आषाढ़ का महीना है तो मैं चाहता हूँ कि आपको बारिश में थोड़ा सा भीगने का आनंद मिले, तो मैं उस पर एक गीत सुनाना चाहता हूँ। वैसे पत्नी के बारे में मेरा एक दो लाइनों की बात है, मेरे गीत का एक मुखड़ा सुना देता हूँ। बता पाना कठिन है किसको मेरे गीत संबोधित, बता पाना कठिन है किसको मेरे गीत संबोधित, उसी का नाम है इसमें जो सांसों पर सदा अंकित, बता पाना कठिन है किसको मेरे गीत संबोधित। मैं जो कुछ लिखता हूँ श्रीमती जी के लिए लिखता हूँ, तो इसलिए वो गीत है, मैं फिर सुनाऊंगा। आज मैं झूठ 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 जब आप नाम छुपाना चाह रहे हो तो फिर श्रीमती की बात कहाँ से आई? मैं भी नहीं मानता, इस बात को? मैं भी नहीं मानता भैया। अभी वो कुछ नहीं है तो आप पिटवाओगे मुझे। तो बाकी के बाल भी चले जाएंगे। देखो ब्यावर वाले जितने भी हैं, ब्यावर वाले जितने भी उन्होंने पकड़ लिया आपको। भैया 15-16 साल साथ, 15-16 साल साथ। प्री मानसून और मानसून की पहली बारिश हो रही है, तो मैं उसके बारे में उसकी अनुभूति का 2-3 दिन पहले आप नाम क्यों छुपाना चाहते हो? नाम छुपाने का मतलब ही है कि दाल में कुछ काला है। हाँ बिल्कुल। काका हाथरसी भी ऐसे ही बोलते थे। जब छुपम छुपाई खेल रहे हैं तो फिर सारी दाल ही काली मानो ना। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। वैसे उसमें कुछ खास गलत क्या है? इतना गलत भी नहीं है, सुनाइए। हाँ। ये है पहली बारिश की अनुभूति का एक गीत है, वो मैं आपको सामने सुना रहा हूँ। पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई, पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई, जैसे कि प्रीत का पहला खत लड़की खिड़की में फेंक गई, पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई। ये बारिश का जो पहला अनुभव है उस पर लिखा गीत है आषाढ़ का। बादल गरजे बिजली कड़की बूंदों की पैंजनियां छनकी, टप 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 का पानी तन पर तब बहने लगी याद मन की, यूं लगा ओठ से पर्दे की, यूं लगा ओठ से पर्दे की
सखियां चुपके से देख गई। पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई। वाह, बहुत बढ़िया। मेघ की सृजन विकट जैसे पलटन छत चढ़ी निकट। पदचाप छपा छप छत पर आलोकित हुआ देह का घट। यूं लगा निमंत्रण पर आए बहिया खुल कर अतिरेक हुई। पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई। सांसें भीगी भीगी सीली पुरवाई चली नशीली सी। रग रग में अजब तूफान चढ़ा गांठें सब तनी हुई ढीली। यूं लगा लहर के बीच भंवर, यूं लगा लहर के बीच भंवर। छवियां अंकित अनुलेख गई। पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई। जैसे कि गीत का, जैसे कि प्रीत का पहला खत लड़की खिड़की में फेंक गई। ये अंतिम बंद है सिंह साहब। सुनाइए कंधों में प्यास अपूरित भर, मन के हर भाव अनुदित कर। जो बीज रखे हैं सीने में आया आषाढ़ अंकुरित कर। छलिया मधुरिम धरती मनुहार करे, छलिया उमंग सिर टेक गई। पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई। पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई। जैसे कि प्रीत का पहला खत लड़की खिड़की में फेंक गई। पहली पहली बारिश की ये ठंडी फुहार तन सेक गई। क्या निकाला है, क्या निकाली है। हाथ फेंकने वाली के नाम घर में बताया नहीं बताया। चलिए अभी वो चर्चा कभी और। तो मैं आशा करता हूँ ब्यावर में कुछ दिन बारिश हो जाए। मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जिस जगह से हम लोग आते हैं ब्यावर राजस्थान, वहाँ वर्ष के अंदर 4 या 5 ही दिन थोड़ी सी बारिश होती है। मतलब आप देखो एवरेज जो अगर इंदौर का आप मानते हो 40 इंच बरसात का, तो ब्यावर का शायद 5 या 7 इंच होगा। तो वो एवरेज वर्ष भर का बारिश का वो हाल है। 4 दिन में एक बार 25 मिनट के लिए पानी आता है घरों के अंदर। इतनी तंगी के अंदर हम लोग जीवन जीते थे। आप इतना तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर दें। हाँ, मेरे ख्याल से जयपुर से ज्यादा पास पड़ेगा इंदौर की बनिस्बत। जयपुर जो भी पानी जा रहा है, जयपुर जो भी पानी जा रहा है वो ब्यावर के इसका जा रहा है। ब्यावर के लिए बीसलपुर डैम बना था और उसके हिस्से का पानी जयपुर जा रहा है। चलिए, आप सबको मेरा प्रणाम, थैंक यू सो मच। हमें बड़ा कठिन होता है। हाँ, और जनक दीदी ने सही कहा, सोनी जी को याद कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि सोनी जी से मुलाकात होगी अगली बार। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार भैया। नमस्ते, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते।